हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मात्रक तथा मापन के चौथे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। क्या कह रहा है समीपी तारों की दूरियां ज्ञात करने के लिए अनुभाग 1 में दिए गए लंबवत के सिद्धांत का प्रयोग किए जाता है। सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में 6 महीनों के अंतराल में पृथ्वी की अपनी 2 स्थानों पर मिलने वाली आधार रेखा ए बी अर्थात आधार रेखा पृथ्वी की कक्षा के व्यास दिया। बच्चों जो ए बी है वो व्यास है। तो मान लो बेटा व्यास क्या है, व्यास जो है डी मान लो। डी बराबर कितना है 3 लगभग 10 3 × 10 की पावर 11 मीटर। ये व्यास हो जाएगा लगभग बराबर। लेकिन चूंकि निकटतम तारे भी इतनी अधिक दूरी पर है कि इतनी लंबी रेखा होने पर भी वे चाप 1 सेकेंड की कोटि का लंबवत प्रदर्शित करते हैं। गोलीय पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक पारसेक है। बेटा पारसेक है तो एक पारसेक की मान भी हम अभी बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो यह किसी पिंड की वह दूरी है जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा के 2 विपरीत किनारों से चाप के एक का लंबवत प्रदर्शित करते हैं। मीटरों में एक पारसेक कितना होता है? बेटा एक पारसेक कितनी मीटर का बराबर होता है ये बताना, ठीक है। चलिए अभी हम आपको बताते हैं एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं। और हम पहले कोण निकालते हैं। चलिए बच्चों, हम आपको एक डायग्राम बनाने दे रहे हैं, जरा इसको ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा ग्राफ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ये मेरे पास पृथ्वी है, पृथ्वी की कोई अक्ष है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? डी होगी। व्यास ना, व्यास क्या होगा? डी होगा इनके बीच की दूरी, जो कि दिया है। कोई तारा दिया है एस डैश पर, कोई तारा है तो ये बेटा इससे एंगल बनाएगा, अब इससे एंगल बनाएगा, यहाँ कहीं इसका केंद्र होगा पृथ्वी का, तो केंद्र पर भी ये सब थीटा एंगल बनाता है अप्रॉक्सी। क्या बनाता है? थीटा। तो आप ये देखिए ये व्यास है। अब हमें कोण निकालना है ना, तो हम आइए कोण निकालते हैं। पहले हम आपको कोण निकाल के बताते हैं कैसे कोण निकालना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं लंबवन कोण। लंबवन कोण आइए देखते हैं। थीटा बराबर 1 सेकेंड में। बेटा ये जो कोण है 1 सेकेंड में बनाता है। कितने में बेटा? सवाल में भी कह ही रहा है कि 1 सेकेंड है। चाप के द्वारा जो है किसी कोटि का लंबवन प्रदर्शित करता है 1। तो लंबवन कोण क्या 1 सेकेंड। अब हम बता दें कि 1 सेकेंड कितने मिनट के बराबर होता है। देखिए इसको अगर मिनट में बदलना है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है बच्चों। कितने सेकेंड होते हैं? 60। अब इसको क्या करो कि इसको अगर मिनट में बदलना है तो 60 से भाग दे दो, 1/60। अब ये किस में बदल गया? मिनट में। किस में बदल गया बेटा? मिनट में। अब हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखिए। अब ये मिनट में बदल गया। अब इसको अगर हम कोण में बदलें, डिग्री में, तो कैसे बदलेंगे बेटा? 1 डिग्री में, मेरी बात समझिएगा, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो एक काम करो, आप 60 से फिर भाग दे दो, तो थीटा बराबर 1/60 पहले था, अब 1/60 और आ जाएगा, 1/60। अब ये बेटा डिग्री में बदल गया। किस में बदल गया? डिग्री में। और डिग्री आपको कैसे लगाना पड़ेगा? डिग्री आप इसमें लगा दो। ये डिग्री में बदल चुका है। यार लिखना चाहो लिख लो डिग्री, चाहे ये बना लो चाहे डिग्री लिख दो। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो डिग्री, ठीक है। चलो या तो ये बनाओ या तो आप डिग्री लिख सकते हो। और कह रहा, अब हम आपको बता दें 1 डिग्री हो गया। अब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करोगे भाई? 1 रेडियन में 180 डिग्री होता है, ठीक है। या तो बच्चों इसे डिग्री रेडियन में बदलना है तो क्या करो, पाई से गुणा अब 180 से भाग कर दो। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किस में बदल गया? ये रेडियन में बदल गया, ठीक है। किस में बदल गया? रेडियन में बदल गया। अब ये डिग्री हट जाएगा, अब ये डिग्री हट जाएगा, देखो ना। अब ये हमने बदल दिया। अब एक काम करो, पाई का मान क्या होता है? 3.14। बच्चों पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 मान रख दिया। पाई की वैल्यू ये 1 है, 1 का गुणा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब 3 जीरो अलग कर दो बेटा, 10 की पावर 3 लिख दें, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो अलग कर लिया। अब 6 छंग 36 गुणे 18 आएगा, ठीक है। ये 3 जीरो बेटा एक काम करिए, पॉइंट आएंगे, 2 जीरो और बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 5 जीरो हो जाएंगे टोटल ना। अब ये बताइए थीटा की वैल्यू आ गई 314 बटे, अब 18 का 6 में गुणा करो बेटा, क्या आएगा? 648 आएगा बेटा। जब इसका गुणा करेंगे 3 2 5 ऊपर जाके ये पावर माइनस में हो जाएगा। क्यों
भाई 2 जीरो और 3 जीरो 5 जीरो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा बेटा, भाग दे दो। अब इसका इसमें भाग दो, तो भाग देने पे आएगा बच्चों 0.4845 इंटू 10⁻⁵। तो एक काम करिए बच्चों, थोड़ा सा और अब अच्छा कर लो। थीटा बराबर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से गुणा करो, 10 से भाग। तो जब बेटा 10 से गुणा करोगे तो ये कैसे, मेरी बात समझिएगा, 4845 10 से गुणा और 10 से भाग। तो एक काम करो, भाग देंगे जो ऊपर जाकर माइनस, तो एक बढ़ा दो। क्यों भाई, इसकी पावर 1 मान लो कि अगर प्लस का 1 माइनस का 6 जोड़ोगे तो आएगा माइनस का 6, प्लस का 1 जोड़ो तो आएगा कितना, यही तो आएगा, देख लो 1 - 6 इज इक्वल टू -5। तो इस चीज़ को आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब ये 1 जीरो है जो मेरे पास, 1 10 की पावर 1, इसका गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 4.8। बेटा ये छोड़ेंगे तो यहाँ एक बढ़ा देंगे, 5 कर देंगे, ठीक है, इंटू 10⁻⁶ आ गया। ये कोड आ गया, किस में आ गया, रेडियन में आया। किस में आया बेटा, रेडियन में। तो बच्चों यह जो हमारा आ गया कोड आ गया, ठीक है। अब हम आगे एक फार्मूला हम आपको और बताने चल रहे हैं, ज़रा उस फार्मूले को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है। फार्मूला क्या है बच्चों, लंबवन विधि। लंबवन विधि, यह विधि का प्रयोग करना है, हमें सवाल में कह रहा है। एल दूरी होती है पार्सेक में, इसका फार्मूला होता है D/2 थीटा। क्या होता है बेटा, अब एक काम करिए बच्चों, यहाँ पर आप मान रखिए। चलिए मान रखते हैं, डी का मान कितना है बेटा, व्यास। व्यास कितना दिया है, 3 × 10⁻11/2 गुणे, बेटा क्या मान है इसका, 4.85 इंटू 10⁻⁻6। एल बराबर, अब एक काम करिए बेटा, ऊपर ये पावर अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 जीरो से ले लो, 1 जीरो से ले लो, बता रहे हैं क्यों, 30 हो जाएगा। 30 2 × 8.5, अब इंटू ये 10 बचेगा बेटा, इसका 1 जीरो इधर भेज दिए, ये देखो, और ये ऊपर जाके प्लस का 106 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 15 30, मतलब 15 बार में ये कट जाएगा। 2 1 कम 2, 1 इधर जाएगा 10, 2 पंचे 10 कट जाएगा तो 15 आ गया। 15/4.85 इंटू 10 जुड़ जाएगा भाई, सेम सेम साइन है ना, 10 6 16। अब बताइए बच्चों, 15 में 4.85 का भाग दे दो, या तो पॉइंट रख के 2 जीरो बढ़ा लो फिर भाग दे दो, चाहे वैसे चाहे डायरेक्ट भाग दे दो। आओ बेटा पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो इधर बढ़ाते हैं, अब 485 आ गया। अब एक काम करिए, 1500 में 485 का भाग दीजिए, भाग देंगे तो आएगा बच्चों 3.09 इंटू 10⁻6 मीटर आएगा। क्या आएगा, मीटर। तो बेटा एल को मतलब पारसेक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, 1 पारसेक बराबर 1 पारसेक, 1 पारसेक बराबर 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो बच्चों यह मेरा आ चुका है, वीडियो को रोककर नोट कर लें। ये 20वां नंबर, चलिए बच्चों 20वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। हमारे सौर परिवार के निकटतम तारा 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है, पारसेक में यह दूरी कितनी होगी। यह तारा अल्फा सेक्टोरी नामक तब कितना लंबवत प्रदर्शन करेगा जब इसे सूर्य के परिता अपनी कक्षा में पृथ्वी के 2 स्थानों से जो 6 महीनों के अंतराल पर है देखा जाएगा। देखिए बच्चों, जो दूरी दिया हमें, क्या दिया है, जो दूरी दिया है 4.29 प्रकाश वर्ष दिया, लाइट ईयर दिया है। एल माने प्रकाश, लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष दिया। इसे हमें किस में बताना बेटा, दूरी को, इसी दूरी को हमें बताना है किस में, प्रकाश वर्ष में, पारसेक में बताना। किस में बताना बेटा, पारसेक में। भाई किस में बताना हमें दूरी, इसी दूरी को पारसेक में बताना। चलिए बच्चों आइए हम बताते हैं, उसके लिए आप क्या है हमारे साथ बने रहिए। अब ज़रा कुछ वैल्यू देखिए, 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बेटा ये प्रूव करा देंगे हम, याद रखिए, अभी याद कर लीजिए, ये होता है। और 1 पारसेक में, 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं,
3.09 या 8 मान लो, अप्रॉक्सी लगभग 9 भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक बेटा, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप अप्रॉक्सी ये भी लिख सकते हो 3.08, कहीं किताब में ये यूज होता है। ठीक है, ये भी ये यूज करो, चाहिए अप्रॉक्सी बराबर होते हैं लगभग, क्या लगभग। अब एक काम करिए, पासक में बदल मान होता है, तो आप ये बताइए, पहले इसको हम मीटर में बदलते हैं। ठीक है, तो आइए बेटा देखते हैं। सबसे पहले हम दूरी को किस में बदलेंगे, मीटर में। तो क्या होगा 4.29, लाइट ईयर की वैल्यू कितना, इतना, तो रख दो यहाँ पर 9.46 इंटू 10⁻15। अब ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया बेटा, किस में बदल गया, मीटर में। अब इसे आइए फासक में बदल देते हैं। फासक में बदलने के लिए भाग देना पड़ेगा, किससे, 9.46 इंटू 10⁻15, भाग देना पड़ेगा हमें इससे 3.08 या 9, जो मानो वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁻16 से भाग दोगे। अब ये किस में बदल जाएगा, पारसेक में, पारसेक में बदल गया। ठीक है, अब इसको बेटा कैलकुलेट कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसल, यह पॉइंट उठाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, याद रखिएगा बच्चों, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब उसके बाद क्या बचा मेरे पास, 4 2 9, और इसके बाद 9 4 6। अब एक जीरो इससे अगर हम निकाल लें तो 15 कट जाएगा भैया, समझना मेरी बात। अब एक जीरो के 16 है ना, एक जीरो से निकाल लेंगे तो 15 तो बचेगा, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ केवल 10 बचेगा भाई, इससे पूरा पूरा कट जाएगा, केवल एक 10 बचेगा। 15 जीरो 16 जीरो कट जाएगा, 15 जीरो 16 जीरो ये कट जाएगा, तो एक जीरो बचेगा। ठीक है, नीचे ऊपर बचाइए, और नीचे बचा क्या, 308 गुणे 10, एक 10 बचेगा बेटा, समझ में आया। ऊपर 15 नीचे, नीचे 16 जीरो कटने के बाद एक 10 केवल बचेगा, इतना याद रखना इसमें, ये एक 10 इसका बचा है। ठीक है, अब एक काम करिए, सबका ऊपर गुणा करिए, नीचे गुणा करके बताइए क्या आएगा आंसर। आइए बच्चों ऊपर गुणा करते हैं। देखिए बच्चों, ऊपर गुणा किया तो कितना आ गया आंसर, 405,834। बच्चों आप लोग भी गुणा कर लीजिएगा, मान लो गलत हो जाए तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग, हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लिया, आप भी करके देख लीजिएगा, गलत भी हो सकता मल्टीप्लाई। अब इसके बाद नीचे देख लीजिए 308, कितने, 2 जीरो 1 जीरो, कितने जीरो, 3 जीरो, अप्रॉक्सी लगभग सही है बेटा। अब इसका भाग देने जा रहे हैं हम बच्चों, जब इसका डिवाइड देंगे तो 1.31 आएगा अप्रॉक्सी। ठीक है, 1.317, तो इसको अब लगभग में भी लिख सकते हैं 1.3, जब इधर का छोड़ेंगे तो ये 2 कर देंगे, इधर एक छोड़ेंगे ना तो यहाँ एक बढ़ा देंगे, इतना पारसेक आएगा, याद रखिएगा बच्चों, यह मेरा आंसर है। और कभी कभी गुणा भाग गलत हो जाता तो बच्चे कमेंट करते हैं, बच्चों को देख लीजिएगा, गुणा भाग यहाँ टॉपिक नहीं, यहाँ कंसेप्ट हमने सीखना है, हमने किया कैसे है। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है, भौतिक राशियों का परिशुद्ध मापन विज्ञान की आवश्यकताएं हैं। उदाहरण के लिए किसी शत्रु के लड़ाकू जहाज की चाल सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही छोटे समय अंतराल पर इसकी स्थिति का पता लगाने की कोई अर्थात विधि होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में रडार की खोज के पीछे वास्तविक प्रयोजन यही है। आधुनिक विज्ञान के उन भिन्न उदाहरणों को सोचिए जिसमें लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि के परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। अन्य किसी विषय से आप बता सकते हैं कि परिशुद्धता की मात्रक की धारणा दीजिए। चलिए बच्चों, आइए इसके आंसर को और थोड़ा थ्योरी को हम समझते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, चलिए बच्चों, अब जरा इसी कहानी को समझते हैं हम। आपको लिखना कैसे है, देखिए, भौतिक राशियों में जैसे, ठीक है बच्चों, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि, और भी हो सकते हैं आदि का परिशुद्ध मापन, बच्चों बहुत ध्यान से थोड़ा देखिएगा, मापन किस में बेटा, खगोल शास्त्र, नाभिकीय भौतिकी
नाभिकीय भौतिकी और क्रिस्टलोग्राफी तथा चिकित्सा विज्ञान के विकास की मूल आवश्यकताएं हैं। विकास के मूल आवश्यकताओं में एक हैं आवश्यकताओं में एक है। चलिए बच्चों अब आगे कहानी देखते हैं। खगोलीय विज्ञान, समझिएगा, खगोलीय विज्ञान दूरियां। खगोलीय विज्ञान में बेटा क्या होता है? विज्ञान हटा दो, खगोलीय दूरियां बोलो बेटा। खगोलीय विज्ञान हटा दो। खगोलीय दूरियां जैसे चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, जैसे चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लेज़र द्वारा मापन करने के लिए, दूरी जैसे चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का लेज़र पुंज द्वारा, किसके? लेज़र पुंज द्वारा मापन करने के लिए, मापन करने के लिए या नापने के लिए, मापन करने के लिए या नापने के लिए समय की परिशुद्धता से मापन की आवश्यकता होती है। परिशुद्धता से नापने की आवश्यकता होती है। ठीक बच्चों, आवश्यकता होती है। अब उसके बाद समझिए, समय के मापन में, समय के मापन में एक छोटी गलती, ठीक है, गलती चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी में बड़ी गलती उत्पन्न कर सकती है। दूरी में बड़ी गलती उत्पन्न कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है। याद रखिएगा बच्चों, जिसके कारण चंद्रमा पर पहुँचने में असफलता प्राप्त होगी। असफलता प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसके बाद समय का यह मापन 10⁻⁹ सेकेंड बहुत छोटा होता बच्चों। सेकेंड कोटि का है। याद रखिएगा। उसके बाद इसी प्रकार द्रव्यमान
की कोटि कितना बेटा, द्रव्यमान 10⁹ किलोग्राम कोटि का होता है, कोटि का है। ठीक है, मापन इसका। ठीक है, इसी प्रकार द्रव्यमान का ये होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक के नोट कर लो। अब एक बात और आप ज़रा याद रखिएगा, इसमें से एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकती है। जैसे कुछ समय पहले जापान में हुआ था कि चिकित्सा विज्ञान में शरीर में ट्यूमर की स्थिति या आकार और द्रव्यमान का पता लगाने के लिए परिशुद्धता से मापन करने की आवश्यकता होती है। उसमें थोड़ी सी भी अगर आपने गलती कर दी है सेकंड में या समय में, तो शरीर के अन्य अंग आपके बेकार हो सकते हैं, जैसा कि जापान में एक बार हुआ था। तो इस वजह से बच्चों, समय में आप कुछ भी पॉइंट ये समझिए, इसका मतलब होता है अगर 10 की पावर होता है, अब ये समझिए 10⁻⁹ का मतलब होता है 0.00000000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा, इसके बाद यहाँ 1 आएगा, तो इतने सेकंड होते हैं। अब बस समझिए 1 सेकंड, तो 1 सेकंड 2 सेकंड के पर सुनो, इतना 1 सेकंड के कितने भाग करोगे कि बहुत ही मिनिमम टाइम होगा, समझिएगा बेटा। तो इस वजह से बेटा इसमें आपको नापने में परिशुद्धता बड़ी सावधानी से बरतनी पड़ती है, वरना दुर्घटना भी हो सकता है। वीडियो को रोककर नोट कर लें। 22 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा। 22 नंबर सवाल कह रहा, जिस प्रकार विज्ञान में परिशुद्ध मापन आवश्यकता है, उसी प्रकार अल्प विकसित विचारों तथा सामान्य प्रेषणों को उपयोग करने वाली राशियों के स्थूल आकलन कर सकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन उपायों को सोचिए जिनके द्वारा आप निम्नलिखित का अनुमान लगा सकते हैं। जहां अनुमान लगाना कठिन है, वहां राशियों की ऊपरी सीमा पता लगाने का प्रयास कीजिए। नंबर 1, मानसून की अवधि में भारत के ऊपर वर्षाधारी मेघों का कुल द्रव्यमान हमको बताना है बच्चों। दूसरे में किसी हाथी का द्रव्यमान बताना है। तीसरा बेटा, किसी तूफान की अवधि में वायु की चाल बताना है। चौथा, आपके सिर के बालों की संख्या बताना है। और आपकी कक्षा में कमरों में वायु के अणुओं की संख्या बताना है। चलिए बच्चों, एक एक करके हम बताते हैं। क्वेश्चन को हम हटाने जा रहे हैं बेटा, आपके पास बुक हो तो क्वेश्चन उस पर देख लीजिए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए बच्चों, 22वें का ए नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आइए इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं बच्चों, इस कहानी में क्वेश्चन में क्या है कि मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान ने, ठीक है, मौसम विज्ञानी या विज्ञान ने मानसून की अवधि 10 सेंटीमीटर की नापी कि मध्य वर्षा की ऊंचाई कितनी है। मौसम विज्ञान के अनुसार मान लिया कि जो मध्य वर्षा की ऊंचाई है, क्या मध्य वर्षा की ऊंचाई वो नापा है। मौसम विज्ञान ने नाप के बताया है कि इतने सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। कितने? 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसे मीटर में बदलेंगे बच्चों, अगर इसे मीटर में बदलेंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी 10 से भाग दे देंगे तो 0 कितने 100 से भाग देना पड़ेगा ना बच्चों। इसमें 100 से भाग दो तो 0.10 मीटर आएगा ऊंचाई। उसके बाद बेटा भारत का क्षेत्रफल अगर हम देखें, क्या देखें, भारत का क्षेत्रफल भी आपको याद होना चाहिए। क्या होगा बेटा भारत का क्षेत्रफल? भारत का क्षेत्रफल जो ए होता है उसको हम अगर इसमें बताएं कि लगभग मीटर में बताएं तो 3.3 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर होता है, अगर हम मीटर में बताएं तो। ठीक है, वरना मिलियन में होगा 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मिलियन में ना छोड़ो, क्यों मीटर में देखो कितना, 3.3 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सी लगभग होता है। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं कि जल का कुल आयतन, वर्षा के जल के कुल आयतन। बेटा अब हम निकालने क्या जा रहे हैं, वर्षा के जल का कुल आयतन। आयतन बराबर फार्मूला होता है V बराबर क्या होता है, आयतन क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, पता है ना आपको। चलिए अब एक काम करिए, आयतन हम निकालने जा रहे हैं, आप मेरी हेल्प करिए। अभी बताइए इस सवाल में, क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल कितना है 3.3 इंटू 10⁻12। ऊंचाई कितनी है बेटा मीटर में 0.10, ये ऊंचाई हो गई।
चलिए अगर हम इसका गुणा करें तो कितना आएगा। देखिए अगर हम गुणा करेंगे इसमें तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो इससे कट जाएगा, तो आयतन आ जाएगा 3.3 गुणो 1 जीरो ये, अब 1 जीरो इससे कट जाएगा तो 11 बचेगा। इतना समझो 11 मीटर क्यूब आ जाएगा बेटा। ये आयतन आ गया हमारा। क्या आ गया? आयतन आ गया। अच्छा ये बताइए जल का घनत्व कितना होता है? आप लोग याद होगा ना हो, याद कर लो। क्या क्या याद करोगे? ये देखिए आपको याद करना है, हम टिक बना दे रहे हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, फार्मूला आपको याद करना है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे जल का घनत्व। जल का घनत्व लगभग होता है, घनत्व को क्या आप मानेंगे? रो मान लो। जल का घनत्व वैसे रो होता है, ये होता है 3×10⁻³ 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है घनत्व, ये होता है। ठीक है, अब हम द्रव्यमान निकालना है। जैसे लिखा ना वर्षा के जल का आयतन, अब हेडिंग डालेंगे वर्षा के जल का कुल द्रव्यमान ना, या का द्रव्यमान डाल दो, कुल नहीं डालो, द्रव्यमान। फार्मूला क्या होता है? m बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है। m बराबर आयतन कितना निकाला है? 3.3 × 10⁻11। घनत्व कितना है? 10⁻3। तो द्रव्यमान कितना आ गया बच्चों? 3.3 × 10⁻, ये पावर जुड़ जाएगा, 11 3 14। कितना आ गया? इतना किलोग्राम आ गया। ठीक बच्चों, ये हमने अनुमान लगा के बताया है। इतने के जो पानी की बारिश हुई है वो कितनी हुई है? इतना। तो बेटा ये मेरा अनुमान में आ चुका है। तो मानसून की अवधि में भारत के ऊपर वर्षाधारी मेघों का कुल द्रव्यमान कितना है? इतना। वीडियो को रोक कर नोट कर लें, फिर हम 22 का बी देखते हैं। चलिए बच्चों 22वें का बी नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है कि हाथी का हमें द्रव्यमान बताना है। क्या बताना बच्चों? हाथी का द्रव्यमान। चलिए बच्चों हम हेडिंग डाल रहे हैं हाथी का द्रव्यमान। हाथी का, ठीक है बच्चों, आइए हम यहाँ पर देखते हैं किसी, बेटा हाथी का द्रव्यमान अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? किसी हाथी का द्रव्यमान हम तैरने के नियम से निकालते हैं। तैरने के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके अनुसार तैरती हुई अवस्था में किसी वस्तु का द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव में डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, अब ऐसे समझिए बच्चों कि जैसे कोई आप अपना हाथ किसी पानी के बाल्टी में डालते हैं तो पानी का लेयर जितना ऊपर उठेगा, तो जितना ऊपर उठा उस पानी का जो वज़न है वो आपके हाथ डालने के वज़न के बराबर होगा। याद रखिएगा आप कितने फोर्स जा रहे हैं। इसे कोई पिंड अगर हम उसमें रख दें तो पिंड रखने के बाद वो हल्का सा पानी में दबेगा, उतना पानी उठेगा, उसके भार के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पर ध्यान देखते हैं। चलिए बच्चों हम एक नाव लेते हैं। क्या लेते हैं? नाव, जिसका क्षेत्रफल कितना है? जिसका क्षेत्रफल A है,
ठीक है। और मान लिया ये जब इस पे हाथी जब खाली नाव को पानी में ले जाते हैं, तब पानी में नाव के डूबे हुए भाग, जब खाली नाव को आप पानी में ले जाओगे तो जो डूबा हुआ भाग होता है, गहराई नाव की पानी में डूबा भाग क्या मान लिया, उसकी जो गहराई है वो मान लिया हमने D1 है। डूबा भाग कितना है, D1 मीटर या सेंटीमीटर जो है डूब गया, मान लिया हमने ऐसे। तो नाव द्वारा विस्थापित पानी का आयतन अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। नाव द्वारा ना विस्थापित पानी का आयतन, पानी का आयतन कितना पानी उसने हटाया है। तो बेटा मान लिया आयतन उसका क्या है, V1 बराबर AD1, इतना पानी हटाया है। ठीक है। अब नाव में हाथी ले लें। अब नाव में हाथी ले जाएं, तब नाव का डूबा भाग मान लिया। अब नाव D2 मीटर, D2 नीचे डूब गया, याद रखिएगा। मान लिया नाव D2 गहराई तक पानी में डूब चुका है, हाथी के वजन से डूब गया है। अब अगर हम निकालें, अब नाव द्वारा विस्थापित पानी का आयतन क्या होगा बेटा, विस्थापित पानी का आयतन V2 मान ले रहे बच्चों, तो क्षेत्रफल इंटू D2 आएगा भाई। उसका नाव का क्षेत्रफल तो A है, देख लो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हाथी द्वारा विस्थापित पानी का आयतन अगर निकालना चाहते हैं, आयतन, तो उसे V मान लो। V बराबर V2 माइनस V1, तो V बराबर V2 का मान क्या है, AD2, और V1 का मान है AD1। तो यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन करें बेटा, अगर हम यहाँ से कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लो बच्चों, कर लो A, तो आ जाएगा D2 माइनस D1, ये आ गया। अब हाथी का द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो निकाल लो, एक ही लाइन में हो जाएगा। हाथी का द्रव्यमान M मान ले रहे हैं, M बराबर क्या होता, आयतन गुणे घनत्व, यही तो होगा। हाथी के आयतन गुणे V होगा यहाँ पर, आयतन गुणे घनत्व। आयतन कितना अभी हमने निकाला बेटा, ये है AD2 माइनस D1 और रो। तो बेटा ये आ गया मेरा आंसर। अब आप करेक्ट नहीं निकाल सकते। करेक्ट कैसे निकालेंगे, आपको एक हाथी में नाव ले जाना पड़ेगा, उसकी नाव का जितना हिस्सा पानी में डूबेगा उसको आप नोट करोगे। मान ला नाव का 2 मीटर नीचे या 2 सेंटीमीटर नीचे डूबा है, तो 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर उसको हाथी बैठाल के ले जाना पड़ेगा, फिर नापना पड़ेगा। पानी का घनत्व तो आपको याद होगा, नाव का क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए, आपकी नाव है तो आप जा करेक्ट द्रव्यमान हाथी का बता पाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी हमने माना ये केवल। ठीक है, जो मानते हो वहाँ नाप के हम लिखते हैं, याद रखिएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 का C देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा किसी तूफान की अवधि में वायु की चाल हमें बताना है कि वायु की चाल क्या होगी। चलिए बच्चों, हम इसे कैसे कर निकालेंगे, आइए हम देखते हैं। किसी हेडिंग डाल रहे हैं हम। देखिए बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे। माना मैं एक भवन पे गया, ये कोई भवन है, ठीक है, ये बिंदु O है बेटा, ये O पोजीशन है, ये भवन B है, इसको हमने मान लिया A। यहाँ पर भवन A पर हम गैस से भरा एक गुब्बारा लेते हैं, और H ऊंचाई, इसकी जो हाइट है वो कितनी है बेटा, H है। इसकी हाइट कितनी, H ऊंचाई पर हम इसको ले जाके छोड़ देते हैं। तब यह गुब्बारा 1 सेकेंड में, फिर समझिएगा, तो यह गुब्बारा 1 सेकेंड में गति करेगा, इधर आ जाएगा 1 सेकेंड में, कितना, 1 सेकेंड में आके यहाँ पर B पोजीशन पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, B पोजीशन पे आ जाएगा।
तो हम मान लेंगे इसकी कोण क्या है, ए ओ बी। तो ये जो इसका हम कोण नापेंगे, ये कोण मान लिया थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है बेटा, थीटा। तब बताइए कोण बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो बेटा चाप क्या होता है, चाप ये आपका होगा ए बी बटे कितना ऊंचाई, ठीक है। त्रिज्या जो होगा ये हाइट के ही अप्रॉक्सी मानेंगे, लगभग अप्रॉक्सी लगभग बराबर होता है, चाप बटे हाइट। जो ये एच है बेटा वो आपकी त्रिज्या के बराबर अप्रॉक्सी होगा, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंट हुआ है, ज़्यादा नहीं है, जिसमें बड़ा हम दिखा रहे हैं, तो लगभग हाइट के ही बराबर मानेंगे। तो ए बी मान लिया हमने, डी है क्या है बेटा, इसने डी दूरी तय कर लिया 1 सेकेंड में, तो डी बटे एच होगा। यहाँ से दूरी निकालेंगे, हमें चाल निकालना है बेटा ना, हम यहाँ बता रहे हैं बेटा, यहाँ ज़रा देखिएगा। अगर हम यहाँ डी की दूरी निकालेंगे तो एच बटे थीटा आ जाएगा, ठीक है। और 1 सेकेंड है, यहाँ समय कितना है 1 सेकेंड। बेटा 1 सेकेंड में चाल और डी बराबर होता है भाई, 1 सेकेंड में चाल डी बराबर होता है 1 सेकेंड में, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय 1 सेकेंड है, 1 से भाग देने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, 1 सेकेंड में चाल ही दूरी होती है, तो दूरी ही चाल है, और डी क्या है एच थीटा। तो बच्चों हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों हम सिर के बालों की संख्या को ज्ञात कर। देखिए बच्चों, यदि सिर पर बालों का एक समान वितरण, मतलब ये मान लें कि बालों में जो दूरी है, एक बाल फिर दूसरी बाल फिर तीसरी बाल, ये सब समान है, वितरण मान लें, एक समान वितरण मान लें, तब क्या होगा बेटा, सिर में बालों की संख्या, तब यह फार्मूला लगेगा, सब बालों की संख्या बराबर सिर का क्षेत्रफल हो, सिर का क्षेत्रफल बटे बाल के अनुकाट का क्षेत्रफल, बाल का क्षेत्रफल मतलब बाल जो बाल के काट, जहाँ बाल काटता है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये बताइए, मेरी बातों को समझिए। माना बाल का व्यास, बाल के कटे हुए भाग का व्यास ना, बाल का व्यास कितना मान ले बच्चों, हमने व्यास मान लिया d बराबर है 5 × 10⁻⁵ मीटर। क्या मान लिया है, इतना मान लिया व्यास। अगर व्यास इतनी है तो हम बाल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, तो क्या निकालेंगे, बाल का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² ना, r को r, तो बेटा r को हम लिख सकते हैं d/2, πr² होता है। अब आपको पता है r जो होता है व्यास का आधा होता है, r का मान रख दो πd/2 का होल स्क्वायर, d का मान कितना है 5 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 10 दूनी 20, और 2 का स्क्वायर 4। पाई का मान रखना हो तो रख दो। तो आइए पहले यहाँ पर निकाल लेते फिर रख देते हैं, या तो पाई का मान रहने दे, अभी कट जाएगा, डिवाइड देंगे, ठीक है। पाई का मान रहने दो, ये आ गया, इसको नोट कर लो। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा मेरा क्या है, सिर का, ठीक है, ये तो बाल का हो गया था। माना सिर का त्रिज्या, औसतन त्रिज्या जो होती है, माना सिर का त्रिज्या हम कितना मान ले बेटा 8 सेंटीमीटर। तो मीटर बदलोगे तो भाग देना पड़ेगा बेटा इसको सेंटीमीटर में ना, ये इसे आपको मीटर में बदलना पड़ेगा ना, तभी मज़ा आएगा। 5 दूनी 10 होगा बेटा, ये 10 है, 20 नहीं होगा 10। तो मीटर में बदलोगे, क्या करोगे, इसमें 100 से भाग दे दोगे तो 0.08 मीटर आएगा, ठीक है।
उसके बाद हम लिखाएंगे सिर का क्षेत्रफल। सिर का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान ना रखो, आर क्या है 0.08 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो क्या होगा पाई, दो बार लिख दो 0.08 0.08। चलो इसे हम फार्मूले में रखते हैं। सूत्र क्या है बेटा, बालों का क्षेत्रफल। बालों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो सिर का क्षेत्रफल कितना है, सिर का क्षेत्रफल ये है पाई गुणे 8×8 = 64, या तो एक ऐसे पहले लिख दो, अभी बाद में इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। बटे बटे में क्या है ये रहेगा पाई गुणे 25 गुणे 10⁻⁻10, 5×2 = 10 होगा ना, ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा, जो बटे में 4 ही ऊपर। बेटा यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, जगह मेरे पास नहीं है, इस सवाल को हम इधर सॉल्व कर ले रहे हैं, आप समझ जाएगा। क्षेत्रफल को हम ए मान ले रहे हैं ना, बालों का क्षेत्रफल नहीं, बालों की संख्या होगी बेटो, n मान ले रहे हैं। बालों की संख्या को हम n मान ले रहे हैं, ये बालों की संख्या है, संख्या। बालों की संख्या को हमने क्या मान लिया n, तो मान लिया n बराबर, अब देखिए पाई पाई कैंसिल, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, बटे वाला 4 जो है ऊपर पहुंच जाएगा। 4 गुणे 0.08 0.08 बटे कितना है 25 गुणे 10⁻⁻10। अब एक काम करिए, पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट है 2 0 2 0 4, तो नीचे 4 0 मतलब 10⁻4 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 8×8 = 64, 64 चौकों कितना होगा, 64 चौकों कितना होगा 256 बटे 25, क्या है बेटा बटे में 25 है। अब ये सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, 10⁻6 बचेगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 6। अब भाग दो बच्चों, इसमें कितना आ जाएगा लगभग 10.24 × 10⁻6। तो बच्चों इसमें कितना आ गया है लगभग, तो इसको लगभग में अगर हम निकालें तो ये पॉइंट छोड़ दो, तो 10 गुणे 10⁻6, इसको अप्रॉक्सी बेटा, तो 10⁻7 इतना होगा, मतलब 10⁻7 का मतलब 10⁻7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, लगभग 1 करोड़ बेटा, 1 करोड़ बाल होते हैं बेटा, याद रखना। अभी ये अप्रॉक्सी लगभग लगभग ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लें बच्चों। चलिए ई नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए, क्या कह रहा आपकी कक्षा में कमरों में वायु के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो माना हमने, माना कक्षा के कमरों की, कक्षा के कमरों की लंबाई हमने मान लिया L, लंबाई कितनी मान लिया L, और चौड़ाई कितनी मान ले बच्चों, चौड़ाई मान ले V, और ऊंचाई मान ले रहे हैं हम क्या H मान लिया हमने। ठीक है, तो लिखेंगे कमरों का आयतन, कमरों का आयतन क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये आयतन हो गया। अब हम जानते हैं, क्या लिखेंगे हम, वी नो डैट, हम जानते हैं कि NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल वायु का आयतन जो होता है कितना होता है 22.4 लीटर होता है। अगर मीटर में बात करें तो ये हो जाएगा 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब में हो जाए, क्योंकि 1 लीटर बराबर 10⁻³ m³ होता है बेटा, ये याद रखिएगा। ठीक है, इतना। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं कि वायु में, बहुत ध्यान से देखिए, वायु के 1 मोल में अणुओं की संख्या जो होती है वो n0 होती है। क्या होती है n का वैसे नाम क्या है, आओ
ये क्या होता है आओ, अभी आयोगाद्रो, इसका नाम क्या बेटा आयोगाद्रो संख्या पढ़ते हैं। एन को इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23, यह मान होता है। अब हम इसमें लिखेंगे क्या, आखिरी स्टेट में हम पहुंच चुके हैं बच्चों कि कमरों में अणुओं की संख्या, कमरों में वायु, कमरों में वायु के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या मान लिया n, तो n बराबर क्या होगा n0 n/v। भाई ये v है हमारा, हमने n मान लिया। n कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 बटे आयतन कितना है 2.4 इंटू 10⁻³ अब ना इंटू में। उसके बाद बेटा इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई भी करना कि कमरों की कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई। देखिए बच्चों इसमें कमरे का भी आयतन होगा इंटू v, एक को बेटा v मान लो, दो आयतन होंगे ना, तो एक तो मेरा ये आयतन है कमरों का आयतन, इसे आप v' मान लो, तो v' ये भी लगेगा, ये फार्मूला यूज होगा क्योंकि बेटा ये आयतन से आयतन जो मीटर क्यूब कटेगा तभी तो n आएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो बेटा ये जो है इसे हम सॉल्व करने यहीं पर छोड़ देते हैं। सॉल्व करने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि हमें लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे पता नहीं है। आप अपने कमरों की नाप लो। अब मेरे पास मीटर भी नहीं कि जिस रूम में वीडियो बना रहे उसी रूम की लाइए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप के यहाँ लिख के सॉल्व कर लें। आप लोग यहाँ नाप कर लिख कर सॉल्व करके बता सकते हैं, फ़िलहाल कोई ज़रूरी नहीं है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।